आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी इस पुस्तक से दूसरी कहानी दूसरे इस कहानी का अगला प्रश्न ससंदर्भ व्याख्या के लिए रचनाएं इसका अध्ययन करेंगे। पिछले दो भागों से हमने लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न इसका अध्ययन किया है। आज हम इसी कहानी के जो भी रचनाएं हैं उसकी ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। एक, ऊपर कोई भाई ही होता तो शायद यह चुभन इतनी न होती। संदर्भ उपयुक्त अवतरण कमलेश्वर जी लिखित द्वारा दूसरे कहानी से लिया गया है। सुनीता के घर की सबसे बड़ी होने की मजबूरी को इस अवतरण में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्टीकरण, इस कहानी की नायिका सुनीता एक आम परिवार की युवती है। गरीब बड़ा परिवार और उस पर वह घर की सबसे बड़ी संतान। पिताजी सबसे पहले सुबह चले जाते तो रात को ही लौट आते थे। बड़ा परिवार होने के कारण हर वक्त किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ की जरूरत ही रहती थी। ऐसे में घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उसने खुद अपनी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल से की थी। पिताजी हर साल किसी ऐसी संस्था के पास भागते रहते जो उसकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद कर सकते। यह बात सुनीता को बहुत ही चुभती रहती थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती थी। घर की इतनी बिसात नहीं थी कि उसे इतना पढ़ा सके। आखिर और भी तो पढ़ेंगे, लिखने वाले थे, इसीलिए सभी भाई और बहनें स्कूल में जाते थे और उनके पिताजी हर जुलाई में उनकी फीस माफ करने के लिए भागम-दौड़ करते थे। अब भी वही करते हैं। इतना जोड़ तोड़ करना पड़ता था उन्हें, फिर भी वह सब नहीं हो पाता था जो वो चाहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद युवती घर की जरूरतों को देखकर नौकरी की तलाश करती, लेकिन कहीं पक्की नौकरी तो नहीं मिल पाती। इसीलिए वह छोटे मोटे काम कर लेती है, जैसे 2 बच्चों को पढ़ाना, दूध डेपो पर सुबह शाम दूध बांटना, किसी टुच्चे से दफ्तर में किसी और की जगह पे 15 दिन काम करना। इतने मुश्किलों से पढ़ने लिखने के बाद भी उसकी जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। सबकी निगाहें हमेशा उसके ऊपर टिकी रहती थी। उसको लगता था कि आखिर क्या करना चाहती है। ऐसे में उसे हमेशा यह चुभन रहती थी कि अगर उसका कोई बड़ा भाई होता तो शायद सबकी नज़र उस पर यूँ नहीं रहती। वह कुछ हद तक तो इस सब की नज़रों से बच जाती। इसका विशेष है उपयुक्त पंक्तियों में सुनीता की मनोदशा का चित्रण यहाँ पे किया है। यहाँ पे दूसरी रचनाएं दी है। और जिन दिनों कोई काम उसके हाथ में नहीं होता तब न जाने क्यों घर पराया सा लगने लगता है। जब वो नौकरी करती थी तो उसके सामने इतने सारे सवाल नहीं थे, लेकिन जब उसको नौकरी नहीं थी, वो घर बैठती थी तो सबकी निगाहें उसकी तरफ हो जाती थी कि इसको कुछ काम नहीं है तो इसकी शादी करवा दी जाए। तो घर में सिर्फ उसकी शादी का ही विषय या चर्चा चलती रहती थी। इस बात की सुनीता को बहुत ज़्यादा दुख था। इसकी व्याख्या है, इस कहानी में जो भी कमलेश्वर जी लेखक है, उन्होंने इस कहानी की नायिका सुनीता एक पढ़ी लिखी एक युवती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह नौकरी तलाशती रहती है, लेकिन पक्की और अच्छी नौकरी उसके नसीब में शायद नहीं थी। आखिर वह छोटे मोटे काम करने लगती है, जैसे कि 2 बच्चों को पढ़ाओ, दूध डेपो में दूध बटोरो, ऐसे छोटे मोटे दफ्तरों में काम वो करती है। इस तरह से वह काम करते अपने घर का पेट पालती थी, परंतु नौकरी न मिलने से उसको चुभन लगी रहती थी। ऐसे में यह काम भी जब पूरा हो जाता था तब वो अधिक चुभन से ग्रस्त हो जाती थी कि अगर जो भी छोटी मोटी नौकरी है वो अगर चली जाए तो उसे घर बैठना पड़ेगा। और जैसे ही वो घर में बैठती है तो सबकी निगाहें और नज़रें उसके ऊपर टिकी रहती हैं। ऐसे में वह काम पूरा करने के लिए उसे बहुत ही दुख होता था। अपने घर की जो गरीबी है उसको दूर करना वो चाहती थी। तो माँ को उसकी शादी का ख्याल सताने लगता था कि बाद से युवती को घर पराया सा लगने लगता है। वो अपने और अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहती है, उसकी कोशिश करती है। जब तक कुछ नहीं कर पाती थी तब तक घर वाले उसका ब्याह करने के लिए सोचते थे। अगर वो काम पे जाती है तो घर वाले उसको शादी के लिए
किसी भी तरह का आग्रह नहीं करते थे। लेकिन जैसे वो काम छोड़कर या उसको अगर नौकरी नहीं हो घर पे बैठ जाती है तो उसकी माँ को एक ही चिंता सताती थी कि उसकी शादी कब हो जाए। जैसे वो युवती की अपनी कुछ अच्छी कोई भी मायने न रखती थी और अपनी को ऐसी स्थिति में वो पाकर जहाँ अपने घर वाले ही उसकी बात को उसके उद्देश्य को समझने के लिए कोशिश न करते हो, फिर उसे अपना घर ही पराया लगता है। विशेष में इतना ही कहेंगे कि उपयुक्त पंक्तियों में पढ़ी लिखी और नौकरी पाने की उम्मीद रखने वाली सुनीता की मानसिकता को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उजागर किया गया है। इसी कहानी का तीसरी रचना है और तब जिंदगी हर तरह से जकड़ी हुई लगती है, जैसे कुछ किया ही नहीं जा सकता है। संदर्भ में उपयुक्त अवतरण कमलेश्वर जी द्वारा लिखित दूसरे कहानी से किया गया है। पढ़ी लिखी युवती सुनीता अपने पैरों पर खड़ी रहती है। प्रस्तुत अवतरण में उसकी मानसिकता का चित्रण किया है कि जो सुनीता है वो अपने पैरों पर खड़ी रहकर अपने परिवार को सुधारना चाहती है, परिवार को वो अपने समाज में अच्छा स्थान दिलाना चाहती है, लेकिन गरीबी के कारण वो ये सब कुछ नहीं कर पाती। इसका स्पष्टीकरण में कवि लेखक कमलेश्वर जी ने कहा है कि इस कहानी में एक गरीब परिवार में से सबसे बड़ी लड़की जो है वो है सुनीता की व्यथा का चित्रण किया है। मुश्किल से वो बीए पास करने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती है, परंतु भाग्यवश उसे कोई पक्की नौकरी नहीं मिलती। छोटे छोटे काम करके वह अपने दिन गुजारती है, लेकिन जब से वह काम पूरे हो जाते हैं तो उसकी जिंदगी में एक तरह का खालीपन आता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। तब परिवार वालों को उसकी शादी की बात खलती है कि अभी उसकी शादी होनी चाहिए। तो घर में माँ को एक ही चिंता सताती है कि सुनीता की शादी होनी चाहिए और उसको अपना ही घर तब पराया लगने लगता है। लेकिन बेकारी के दिनों में और उसे खुद की शादी करने की अपनी बात खोखली लगने लगती है। अगर शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगर नौकरी मिल जाए तो शायद जिंदगी कुछ आगे हो जाए। और ऐसे ही उसे जिंदगी हर तरह से जकड़ी हुई लगती है, जैसे कुछ किया जाए या नहीं जा सकता। विशेष में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि उपयुक्त पंक्तियों में पक्की नौकरी न मिल जाने पर सुनीता के जीवन में एक तरह से खालीपन आ गया है और घुटन महसूस करती सुनीता की मानसिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। इसका चौथी रचना है बिल्कुल अनजान तरीके से माँ के और बच्चे हो या ना हो इसका फैसला पड़ोसी करते हैं। इस संदर्भ में उपयुक्त अवतरण कमलेश्वर जी द्वारा लिखित दूसरे कहानी से लिया गया है। अच्छी नौकरी की तलाश में वह छोटे छोटे काम कर लेती है। बड़ा परिवार एवं आमदनी कम होने के कारण बाहर वाले ही उनकी कहते हैं कि बाहर वाले लोग ही उनके घर के सब निर्णय लेते हैं। जैसे कि दूध डेपो में एरिया मैनेजर बड़े उपकार के भाव से कहता था कि हरिवंश लाल, जब तक आपकी लड़की को कोई नौकरी या काम नहीं मिल जाता है तब तक दूध डेपो पर भेज दिया कीजिए, मैं कुछ करूँगा, 40-45 रुपए भी कुछ बुरे नहीं है। और फिर बगल वाले ओवरसियर साहब ने भी इसी तरह कहा कि बाबू हरिवंश लाल जी, सुनीता से कहिए दोनों बच्चों को पढ़ाया करें, 30 रुपए मैं दे दूंगा। लेखक दूसरों के दखल का अंदाजा दिखाते हुए आगे कहते हैं कि घर के सभी लोग जैसे दूसरों का मुंह देखते रहते हैं। घर का नितांत अपना कोई निर्णय ही नहीं होता है। जरा जरा सी बात में उन दूसरों का दखल रहता है जो घर के नहीं। कितना धुंधला सा दखल है दूसरों का, पर कितना संपूर्ण। घर में मशीन और की नहीं हो, अपनी अनुपस्थिति में ही कर्जदार तय कर लेते हैं। पिताजी चुनाव में किसे वोट करें ये भी दूसरे तय करते हैं। घर वालों को कसक है, पिताजी चुनाव में कुछ भी करें लेकिन दूसरे ही उसके निर्णय ले पाते हैं। इस तरह से बच्चे किस तरह के कपड़े पहने ये भी बहुत कुछ हद तक दर्ज तय करता है। जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो इस तरह से आस पड़ोस वालों के जो लोग होते हैं उनका शासन अपने घर पर चलने लगता है।
विशेष उपयुक्त पंक्तियों में गरीब और बेबस परिवार ने निजी जिंदगी और फैसलों में पड़ोसी किस प्रकार दखलंदाजी करते हैं, इस बात को स्पष्ट किया गया है। इसका 5वां और आखिरी संदर्भ है, इस शोरगुल से भरे एकांत से उसे अलग कर लेगा और तब वह माँ को बताएगी और उस पुरुष के आगमन से यह अनुभव का दौर समाप्त हो जाएगा। संदर्भ में उपर्युक्त अवतरण कमलेश्वर द्वारा लिखित दूसरे कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण में नायिका की मनस्थिति का चित्रण किया है। स्पष्टीकरण, दूसरे कहानी की नायिका सुनीता एक पढ़ी लिखी युवती है जो अपने गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति अपने पैरों पर खड़ी होकर ठीक करना चाहती थी। पक्की और अच्छी नौकरी मिलते तब वो छोटा मोटा काम करके घर में सहायता करती थी, परंतु जब कोई काम नहीं मिलता था तो उसकी शादी की बात चल जाती थी। दिन ब दिन घर में बढ़ती मांगे और तंग होते हुए हाथ, ये सब कुछ निजात पाना वो चाहती थी और अपने घर के लिए कुछ अच्छा कर सके। ऐसे में उसे अपने बेरोजगार होने का एक अंदाजा आता है और उसे उस बात का दुख होता है। उसे लगता था कि शायद कोई ऐसा आए जो उसे सपोर्ट कर सके या उसके खालीपन को भर सके, जो कहीं ऐसे मिल जाए और धीरे धीरे उसके चारों ओर समा जाए और फिर वह इस घर के लिए फैसले ले सकेगा। दूसरों का फैसला लेने का तब कोई अवसर ही नहीं होगा और तब शायद घर में कुछ स्थिरता आ पाएंगी। धीरे धीरे पैर जमीन पर पकड़ने लगेंगे। इस तरह से लेखक ने सुनीता को अपने घर की परिस्थिति अनुसार की मानसिकता से बदलाव का चित्रण किया है। विशेष में उपयुक्त पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि अपनी निजी जिंदगी में दूसरों की दखलअंदाजी से परेशान हुई सुनीता अपने घर की परिस्थिति बदलना चाहती है और उसके लिए वो अपने फैमिली के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। इस तरह से इस कहानी जो है इस कहानी की जो स्वाध्याय कृति है ये अध्ययन समाप्त हुआ है। जितने सारे इस कहानी के स्वाध्याय कृति के हमने प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, ससंदर्भ स्पष्टीकरण, व्याख्या, जितने सारे प्रश्न का अध्ययन हमने 2-3 सेशन से किया है, ये सब कुछ आपको फिर से एक बार आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। जितने सारे रिकॉर्डिंग्स हमने सुने हैं वो फिर से एक बार आपको सुनना है और जितनी सारी बातें आपको समझ में आई है वो सब बातें आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखना है। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा या एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट लेसन है 3 सजा, ये हम इसका अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।